ओके, अब आ जाता है हमारा चैप्टर 4, ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब जिस जिस डॉक्यूमेंट में म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ लिखा होता है, ठीक है ना, उसका सब कुछ, क्या वो रिटर्न देगा और क्या कहते हैं कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है, कहाँ कहाँ म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है ना, ये सब क्या आ जाता है ऑफर डॉक्यूमेंट में। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, न्यू फंड ऑफर, इसका डॉक्यूमेंट होगा, SID, SAI। SID होता है स्कीम इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। SAI स्कीम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, किस चीज़ के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो। तो न्यू फंड ऑफर, न्यू फंड ऑफर मतलब जब कोई नया फंड मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। यूनिट्स इन द म्यूचुअल फंड स्कीम आर ऑफर्ड टू अ पब्लिक इन्वेस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू NFO, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। देन उसके बाद AMC डिसाइड्स ऑन द स्कीम टू बी टेकन ऑन द मार्केट। दिस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, ठीक है। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के बेसिस पे डिसाइड होता है ये चीज़ कि वो क्या कहते हैं मार्केट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या क्या उसके क्या कहते हैं कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट करना चाहता है, किस तरीके का म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और क्या पब्लिक की प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा, ठीक है ना, कितना उसमें लॉक इन पीरियड रखेंगे वो। डॉक्यूमेंट देन आर फाइल्ड विद सेबी, ठीक है। देन वो डॉक्यूमेंट जो है सेबी के पास जाएंगे, सेबी उसको अप्रूव करेगा। देन उसके बाद वो म्यूचुअल फंड मार्केट में आता है, ठीक है। द AMC लॉन्चेज इट्स एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन कैंपेन्स टू मेक इन्वेस्टर अवेयर ऑफ द NFO, ठीक है। AMC उसके कैंपेन वगैरह लगाएगी और क्या कहते हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ताकि पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करे, ठीक है। AMC होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो इस तरीके के फंड को मैनेज करती हैं, ठीक है। तो AMC ही उसका ऑफर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगी, AMC ही सेबी के पास फाइल करेगी, ठीक है। वो जो AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ये सब करने के बाद वो अपने मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के बाद फिर सेबी को फाइल करेगी, फिर सेबी अप्रूवल देगा। देन उसके बाद जाके म्यूचुअल फंड कोई मार्केट में आता है, ठीक है। 3 डेट डेट आर रिलेवेंट टू एन NFO, 3 तरीके की डेट है। एक न्यू फंड ऑफर ओपन डेट, जिस दिन फंड ओपन होगा। क्लोज डेट, जब तक वो क्लोज, जिस दिन वो क्लोज होगा मतलब जब तक आप ऑफर भर सकते हैं। और स्कीम रीओपनिंग डेट, ठीक है ना, जब वो दोबारा से फिर से ओपन होगा। दिस इज द डेट फ्रॉम विच द इन्वेस्टर कैन ऑफर देयर यूनिट्स फॉर रीपर्चेज टू द स्कीम, ठीक है। विच द इन्वेस्टर्स कैन ऑफर देयर यूनिट्स फॉर रीपर्चेज टू द स्कीम और बाय न्यू यूनिट्स ऑफ द स्कीम, ठीक है, जहाँ पे वो अपनी मतलब यूनिट्स बेच भी सकते हैं और फिर दोबारा से मतलब नई यूनिट्स खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं, ठीक है ना। द रोल ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर रिलेटेड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट, वो इसीलिए बोला जाता है। उसके बारे में ना उस म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ लिखा होता है कि वो ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, कहाँ कहाँ किस तरीके का म्यूचुअल फंड है, इक्विटी फंड है, डेट फंड है, हाइब्रिड फंड है, ठीक है ना। देन उसके बाद ग्रोथ है, इनकम फंड है। मैंने आपको बताया था जो इन्वेस्टमेंट जो डिविडेंड देती है वो इनकम हो गई, जो डिविडेंड नहीं देती वो ग्रोथ हो गई। इन्वेस्टमेंट पैटर्न, द इंडिकेटिव ब्रेकअप ऑफ द पोर्टफोलियो बिटवीन इक्विटी, डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। लिक्विडिटी प्रोविजन, फीस एंड एक्सपेंसेस चार्ज टू द स्कीम, मतलब क्या फीस और एक्सपेंसेस हैं उन सबके, ठीक है। लिक्विडिटी प्रोविजंस क्या है, लिस्टिंग, रिपर्चेज एंड रिडीम्पशन, आफ्टर सेफ्टी नेट ऑफ गारंटी प्रोवाइडेड, ठीक है ना। एनी सेफ्टी नेट और गारंटी प्रोवाइडेड, ये सब उन सब में AMC के ऑफर डॉक्यूमेंट में ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, ठीक है। म्यूचुअल फंड ऑफर डॉक्यूमेंट हैव 2 पार्ट्स, एक तो स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको ऊपर बताया था SID, और फिर स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन SAI। स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलर स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो, ठीक है। मतलब इक्विटी स्कीम है, हाइब्रिड स्कीम है, तो उस स्कीम मतलब उस इक्विटी में किस इक्विटी में पैसा लगाया हुआ है, कितना % किस इक्विटी में लगाया हुआ है, तो वो सब स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में मिलता है। और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच है स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल फंड और AMC डेट इज ऑफरिंग द स्कीम, ठीक है ना। तो उसमें उस AMC के बारे में, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में लिखा होता है कि कौन कौन फंड मैनेजर है, कौन ट्रस्टी हैं, कौन आपका फंड मैनेज करेगा, उसका नाम क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये सब क्या लिखा होता है उसमें स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में,
ठीक है। कंटेंट्स ऑफ SID, स्कीम इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट के क्या क्या कंटेंट्स है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, ठीक है ना। इंटरवल, अगर कोई मतलब पर्टिकुलर इंटरवल के बाद कुछ फंड दे रहा है तो वो इंटरवल भी लिखा रहेगा कि कितने इंटरवल के बाद वो फंड देगा। ठीक है। देन उसके बाद उसमें क्या लिखा रहेगा, इक्विटी है, डेट है, लिक्विड है, हाइब्रिड है, किस तरीके का फंड है, ये उस स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट में ये भी मेंशन होगा साफ साफ। ठीक है। देन इट आल्सो मेंशन द फेस वैल्यू ऑफ द यूनिट्स बीइंग ऑफर्ड, जो म्यूचुअल फंड जैसे यूनिट ऑफर करता है तो उसकी फेस वैल्यू भी उसमें मेंशन होगी। जैसे कोई शेयर है रिलायंस का, ठीक है, जैसे कोई रिलायंस का शेयर है 1000 रुपये है मार्केट प्राइस, तो ये मार्केट प्राइस हो गया, बट इसकी जो फेस वैल्यू है वो तो 10 रुपये है। ठीक है। तो ऐसे ही उनकी यूनिट्स की फेस वैल्यू दी होती है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है। फाइनली द कवर पेज फॉलोइंग स्टैंडर्ड विच एवरी इन्वेस्टर आउट टू नोट, ठीक है ना, वो तो सब कुछ नहीं बकवास है। देन उसके बाद स्कीम ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट है, इस तरीके का वो होता है जिसमें वो सब कुछ लिखा रहता है। ठीक है। हैव बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग विद सेबी और म्यूचुअल फंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, ये सब पढ़ लेना एक बार। स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट, हाईलाइट्स, इंट्रोडक्शन, रिस्क फैक्टर, स्टैंडर्ड और रिस्क फैक्टर स्टैंडर्ड और स्कीम स्पेसिफिक। ठीक है। दो तरीके के रिस्क होते हैं, एक स्टैंडर्ड रिस्क जो मार्केट का रिस्क होता ही है, और एक पर्टिकुलर स्कीम स्पेसिफिक। ठीक है। मान के चलो IT सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो IT सेक्टर आगे परफॉर्म करे ना करे, ये भी तो एक तरीके का रिस्क है ना। और प्रोविज़न रिगार्डिंग मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन द स्कीम, कितने मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर होने चाहिए उस स्कीम में। एनी अदर स्पेशल कंसिडरेशन, डेफिनेशन, ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट, यूनिट्स एंड ऑफर, फीस एंड एक्सपेंसेस, राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, ठीक है, पेनल्टी, लिटिगेशन एट्सेट्रा, वो ये सब, तो ये सब तो यार देंगे ही ना वो अपने उसमें डॉक्यूमेंट में। ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे, लेबलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, नेचर ऑफ स्कीम। ठीक है। नेचर ऑफ स्कीम क्या बताती है हमें, ये फंड हमारा किस टाइम होराइजन का है, मतलब प्रोवाइड रेगुलर, देखो, सच टू क्रिएट वेल्थ टू प्रोवाइड रेगुलर इनकम इन एन इंडिकेटिव टाइम होराइजन, दिस प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर इन्वेस्टर हु आर सीकिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, विल बी द स्टेटमेंट फॉर एन इक्विटी फंड। ठीक है। नेचर ऑफ स्कीम कैसी है, ठीक है, क्या नेचर है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है, या फिर डिविडेंड पेइंग है, ये ग्रोथ है, ठीक है, या फिर रेगुलर इंटरवल के बाद कुछ पेमेंट करती है हर साल। ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इसमें मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है उनका इन्वेस्टमेंट का, ए बैलेंस्ड फंड एमिंग फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन एंड करंट इनकम बाय द इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एज वेल एज फिक्स्ड सिक्योरिटीज। ठीक है ना। तो इसका क्या है, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन चाहती है और कुछ कुछ पैसे बीच में भी चाहती है, तो थोड़ा पैसा इसने फिक्स्ड इनकम में डाला हुआ है, तो और बाकी पैसा इक्विटी में, जो कैपिटल एप्रिसिएशन वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। और फिक्स्ड इनकम से थोड़ी सी रेगुलर इनकम आती रहेगी इसके पास। ठीक है। नाउ देन होता है रिस्कोमीटर, ये क्या करता है, ये आपका रिस्क बताता है कि फंड का कितना रिस्क है। ठीक है। लो, मॉडरेटली लो, मॉडरेट, मॉडरेट हाई और हाई, ऐसे होता है इसका स्विंग। ठीक है। जितना भी होता है रिस्क, लो प्रिंसिपल एट लो रिस्क, ओवरनाइट फंड और लिक्विड फंड। मॉडरेट लो, प्रिंसिपल एट मॉडरेटली लो रिस्क, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। ठीक है। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, जितने कम समय के लिए आपका पैसा लगेगा उतना कम रिस्क होगा। ठीक है। तो ओवरनाइट फंड और लिक्विड फंड, जब आप पैसा जब चाहे पैसा लगा सकते हो, जब चाहे पैसा निकाल सकते हो, रिस्क कम हुआ। ऊपर से मनी मार्केट फंड है, मनी मार्केट मतलब डेट फंड जो RBI वगैरह देती है। ठीक है। मॉडरेटली लो, जिसमें थोड़ी बहुत फिक्स मैच्योरिटी हो। उसके बाद मॉडरेट प्रिंसिपल एट मॉडरेट रिस्क इनकम फंड, कंजर्वेटिवली मंथली इनकम प्लान्स।
ठीक है, उनमें थोड़ा मॉडरेट रिस्क होता है, जो हर महीने इनकम दे रही है आपको या हर साल। ठीक है ना। देन मॉडरेटली हाई इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इक्विटी प्रिंसिपल एट मॉडरेटली हाई रिस्क। ठीक है, ये जो फंड होते हैं जिसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गए, इंडेक्स फंड हो गए, ठीक है। और सबसे हाई सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना। ठीक है, ये देखो ये ऐसा होता है रिस्कोमीटर, लो मॉडरेटली लो, मॉडरेट मॉडरेटली हाई हाई। हर फंड का रिस्कोमीटर होता है, वो रिस्क कैलकुलेट करके बता देता है कि किस फंड का कितना रिस्क है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपडेट ऑफ एसआईडी, रेगुलर, नीड बेस्ड, ये सब कुछ नहीं है यार, पढ़ लेना, इनमें से कोई क्वेश्चन आते नहीं है, ये तो सब आपकी जानकारी के लिए दिया हुआ है। व्हाट आर द प्लान्स एंड ऑप्शन अवेलेबल टू द इन्वेस्टर अंडर द स्कीम, ये सब ठीक है ना, पढ़ लेना, समझ आ जाएगा यार, अब तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। ठीक है ना। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, सब कुछ लिखा होगा। टाइप ऑफ स्कीम क्या है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, इक्विटी बैलेंस, इनकम डेट, लिक्विड, ईटीएफ क्या है क्या नहीं है, क्या नेम ऑफ म्यूचुअल फंड, नेम ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी, नेम ऑफ द ट्रस्टी कंपनी, एड्रेस, वेबसाइट ऑफ द एंटिटीज़। ठीक है ना, ये सब कुछ इसमें लिखा होगा। रिस्क फैक्टर, ठीक है, आ जाते हैं स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड यूनिट इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट रिस्क इन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, सेटलमेंट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क इंक्लूडिंग द पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, क्या है इसका मतलब? ट्रेडिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं है, आप किसी को अपना फंड ले लिया, उसको आप बेच नहीं पा रहे हो। सेटलमेंट रिस्क, सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। लिक्विडिटी मतलब पैसा बेच नहीं पा रहे हो, निकाल नहीं पा रहे हो। लिक्विडिटी मतलब कोई सेलर ही नहीं है या कोई बायर नहीं है, अगर आपने ले रखा है तो आप उसको सेल करना चाहते हो, कोई दूसरा खरीदने वाले नहीं है, बेचोगे किसको? ठीक है ना। और डिफ़ॉल्ट रिस्क हो गया जिसमें आपका कंपनी ही डिफ़ॉल्ट कर दे, वो आपके पैसे ही ना दे पाए, लेके चली जाए। ठीक है, एज द प्राइस वैल्यू इंटरेस्ट रेट ऑफ द सिक्योरिटी इन विच द स्कीम इन्वेस्ट फ्लक्चुएट्स द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, अगर इक्विटी में इन्वेस्ट है तो। ठीक है ना, थोड़े बहुत डेट फंड भी होते हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होती है। तो ये सब रिस्क फैक्टर लिखे हुए हैं, क्या क्या रिस्क होता है। स्कीम इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज़, हाई रिस्क स्कीम इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स, थोड़ा कम रिस्क। ठीक है ना। रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज़, और रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग इन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स होते हैं हाईली रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी वैल्यू किसी वैल्यू के ऊपर ड्राइव होती है। ठीक है ना। डेरिवेटिव्स एक्चुअली यूज़ किए जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ हेजिंग। हेजिंग क्या होता है, अगर आपका क्या कहते हैं कोई शेयर है, वो आपने बाई किया है और वो ऊपर जाने पे प्रॉफिट देगा, तो नीचे जाने पे लॉस भी देगा। उस लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं। ठीक है, ताकि अगर शेयर नीचे जाए तो हमारा जो शेयर नीचे जाने से लॉस हो, वो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए डेरिवेटिव में। ठीक है ना। उसके बाद रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटाइज डेट। तो मतलब रिस्क तो यार हर चीज़ में, सिक्योरिटाइज डेट मतलब कि जिसके पीछे सिक्योरिटी है, कुछ चीज़ गिरवी रखी हुई है। ठीक है। रिस्क एसोसिएटेड विद शॉर्ट सेलिंग एंड सिक्योरिटीज लेंडिंग। ठीक है, अगर आप कोई मतलब मार्केट शॉर्ट सेल करते हो या कोई शेयर शॉर्ट सेल करते हो, ठीक है, और वो ना गिरे, या फिर सिक्योरिटीज लैंड कर देते हो और वो ना बढ़े, ठीक है ना, या फिर वो गिर जाए, तो उससे आपको लॉस हो सकता है। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम इन्वेस्टर इन द स्कीम, और ये उसमें लिखा होता है ओपन एंडेड स्कीम में कि कितने मिनिमम इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट है इस स्कीम में को चलाने के लिए। ठीक है, द स्कीम प्लान शैल हैव मिनिमम 20 इन्वेस्टर एंड नो सिंगल इन्वेस्टर शैल अकाउंट मोर देन 25% ऑफ द कॉर्पस। ठीक है ना, 20 इन्वेस्टर हैं और कोई भी इन्वेस्टर 25% से ज़्यादा का कॉर्पस होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, नाउ देन ड्यू डिलीजेंस बाय एमसी, टाइप ऑफ स्कीम, वो तो सब देखो ड्यू डिलीजेंस करेगी जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ये तो सब में लगते ही हैं। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, टाइप ऑफ स्कीम, ये हो गया। देन उसके बाद हाउ द स्कीम इज़ परफॉर्म्ड। ठीक है, लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है, पिछले 5 साल के फाइनेंशियल ईयर का ग्राफ।
ठीक है, वो कैसे डिसाइड होता है? मान के चलो कोई म्यूचुअल फंड यहाँ पे लॉन्च हुआ जब उसकी यूनिट थी, सॉरी, वो 25 रुपये यूनिट पे इशू हुआ। 25 से फिर बड़ा 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 यहाँ आ गया 35। ठीक है, तो ये ग्राफ दिखाती है कंपनी कि कितनी हमारी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में ग्रोथ हुई। जब वो यूनिट 25 रुपये की थी जब लॉन्च हुई थी, आज वो 35 की है। तो ये हमारी पिछले 5 साल में ग्रोथ हुई है। ठीक है ना। न्यू फंड ऑफर पीरियड, न्यू फंड ऑफर प्राइस, वो सारी चीज़ें यार घुमा घुमा के दी हुई हैं। हाउ टू अप्लाई रिफ़ंड, अगर नहीं मिले तो रिफ़ंड आ जाता है 6 वीक्स के अंदर। ठीक है, इफ़ रिफंडेड लेटर देन 6 वीक्स, इंटरेस्ट ऑफ 50% पर एनम फॉर द डिले पीरियड, वो देगी कंपनी। ठीक है, ये सब पढ़ लेना एक बार। है ना, एक बार यार नज़रों से निकाल लेना, पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई हार्ड नहीं है ये। ठीक है, ओके। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आ गए इसके क्वेश्चन। कुछ था नहीं यार इसमें, बस वो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट ये होने चाहिए, ये उसमें एग्जिट लोड लगता है, एंट्री लोड लगता है। ठीक है ना। एग्जिट लोड होता है जब आप उसको बेचते हो, किसी फंड को बेच के निकलते हो, उसको एग्जिट लोड बोलते हैं। ठीक है ना, जो एएमसी चार्ज करती है, बाकी एएमसी फीस वगैरह हैं। ठीक है ना, ये सब आ जाते हैं उसमें। ओके, ठीक है, तो एक बार पढ़ना यार। उसके बाद आ जाएगा फंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इंस्टीट्यूशनल चैनल, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूटर द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। यूटीआई का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, यूटीआई। ठीक है ना, पहले लोग बाग क्या करते थे, यूनिट बेचते थे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। ठीक है ना, देन उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, सिर्फ पहले गवर्नमेंट करती थी, देन उसके बाद अब ये प्राइवेट कंपनियां भी उतर गई इसमें। ठीक है ना, ब्रोकरेज फर्म्स, बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है ना, ये सब अब इसमें भी आ गई। ये सब अपने पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, ये अपने नए म्यूचुअल फंड लेके आते रहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, नॉन बैंक डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, न्यूअर डिस्ट्रीब्यूशन चाहे इंटरनेट, स्टॉक एक्सचेंजेस। मतलब ये एक तरीके से वो बताया गया है कि पहले कैसे म्यूचुअल फंड आते थे यूनिट के, हाँ आपके पास लोग बाग पहले आते थे, एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट आपको दिखाते थे, उस पर आपसे साइन करवाते थे, हाँ भाई आपकी यूनिट है, आप उसको अपनी सेफ में उठा के रखते थे अरमाली में। ठीक है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आप सीधा ऑनलाइन जाओ, डीमैट खुलाओ, और जो मर्जी म्यूचुअल फंड जब मर्जी बाय करो, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल जाएगा, और जब मर्जी उसको आप सेल कर दो। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में ये सब बताया हुआ है कि सेबी उसको है, स्टॉक एक्सचेंज पे वो बाय सेल होता है, सेबी उसको, देखो एक चैन होती है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है आपका, सेबी। ठीक है, देन उसके बाद आ जाते हैं एक्सचेंज। ठीक है, फिर आ जाते हैं ब्रोकर, फिर आ जाता है क्लाइंट। ठीक है, अब देखो सेबी का काम क्या है, इन सब पे नज़र रखना कि सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक्सचेंज का काम क्या है, एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पे लोग बाय और सेल करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, बॉन्ड्स हो, सिक्योरिटी हो, म्यूचुअल फंड यूनिट्स हो, कुछ भी हो, एक्सचेंज पे बाय सेल करेंगे। ठीक है, अब ब्रोकर का क्या काम है, ब्रोकर आपको बायर और सेलर प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है या कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको उसके लिए बायर या सेलर ढूंढना पड़ेगा ना। तो ब्रोकर क्या करेगा, आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराएगा। आपको अगर बेचनी है तो आपको बायर प्रोवाइड कराएगा, और आपको खरीदनी है तो सेलर प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, और क्लाइंट्स कौन है, आप और हम लोग। ठीक है, बायर और सेलर।
ऑब्टेनिंग NISM सर्टिफिकेशन, हु कैन बिकम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। बिकम डिस्ट्रीब्यूटर NISM का सर्टिफिकेट चाहिए और आपकी KYC होगी, मतलब मिल जाता है। फिर उसके बाद ARN नंबर वगैरह मिलता है, वो ARN नंबर 3 साल के लिए वैलिड होता है शायद, ठीक है ना। कमीशन स्ट्रक्चर होता है मतलब हर तरीके के उस पे हर म्यूचुअल फंड पे अलग अलग कमीशन होता है, लेके आपका 0.5% से और 1.5% तक आपका कमीशन होता है म्यूचुअल फंड्स पे, ठीक है। ओके, देन ट्रेल कमीशन आ जाता है। ट्रेल कमीशन क्या होता है? ट्रेल कमीशन होता है जो आपको लगातार मिलता रहे, ठीक है ना, हर एक पीरियड लिया, क्वार्टरली बेसिस और मंथली बेसिस, ठीक है ना, या फिर मतलब ईयरली। क्या होता है ये देखो, द ट्रेल कमीशन इज नॉर्मली पेड बाय द AMC ऑन अ क्वार्टरली बेसिस और मंथली बेसिस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर को या तो क्वार्टरली बेसिस या मंथली बेसिस जो कमीशन उनका प्रोवाइड कराती है, दैट इज कॉल्ड ट्रेल बेसिस, ट्रेल कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। वैल्यूएशंस ये सब पढ़ लेना, ये कमीशन हो जाएगा उसका परसेंटेज के हिसाब से, कितना है 1% कमीशन है, और उसको 365 से डिवाइड कर देंगे। ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गए। डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान्स बताए थे आपको। रेगुलर प्लान जिसमें मतलब एक वो होता है फंड मैनेजर जो आपसे फीस लेता है, और डायरेक्ट प्लान जिसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और एक होता है ब्रोकर जो आपके ब्रोकर ले जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाता है, तो उसमें थोड़ा ब्रोकर का भी कमीशन हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका देन उसके बाद आ गया INR बाय द वे ऑफ CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। इक्विटी स्कीम, सेंसेक्स और निफ्टी। लॉन्ग टर्म डेट, 10 ईयर डेटेड बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड अगर आप ले लो तो। शॉर्ट टर्म डेट, 1 ईयर टी बिल, ट्रेजरी बिल, 1 साल का टी बिल। अगर आपको परफॉर्मेंस बेंचमार्क देखना है, ठीक है ना, तो आप बेंचमार्क ये ले सकते हैं, समझ रहे हो। अगर आपको इक्विटी का रिटर्न देखना है, इक्विटी का, तो आप सेंसेक्स के या निफ्टी के कंपैरिजन में देख सकते हो कि क्या रिटर्न दिया है हमारे म्यूचुअल फंड ने, अगर उसने भी इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो, ठीक है। अगर उसने किसी डेट फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या रेट दे रही है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है या नहीं दे रहा। और अगर किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप उसका 1 ईयर का टी बिल देख लो, उसकी उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर 6, अकाउंटिंग, वैल्यूएशन एंड टैक्सेशन। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू, NAV, जो NAV होती है एक उसकी, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन आ जाती है इसमें। तो वो सब देखेंगे अब अगले पार्ट में। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम पोर्टफोलियो, कैसे उनकी वैल्यूएशन की जाती है, कैसे उनका उसकी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है ना। नेट एसेट वैल्यू जो एक पर्टिकुलर यूनिट की वैल्यू होती है म्यूचुअल फंड, जैसे 25 रुपये, 30 रुपये, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं हम अगली वीडियो में, चलो।